नाउ टेक आउट सेक्शन 136. प्लीज टेक आउट सेक्शन 136. सेक्शन 136 निकालो. सेक्शन 136 ऑफ द ओल्ड लॉ. न्यू लॉ को उसके साथ पढ़ लेना. सेक्शन 136 ऑफ द ओल्ड लॉ क्या कहता है? सेक्शन 136, सेक्शन 136 ऑफ द ओल्ड लॉ कहता है, अभी हम इसको 165 के साथ नहीं पढ़ेंगे, हम 136 के फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ेंगे. 136 का फर्स्ट पैराग्राफ कहता है कि whenever a party proposes, whenever a party proposes to give evidence, whenever a party proposes to give evidence for the purpose of making it admissible, so the court may ask, ये may है shall है, the court may ask, how does the fact, if proved, will be relevant. So court उस proposing party से कह सकता है, how does this fact relevant if proved. जो एविडेंस दे रहे हो उससे, इससे जो फैक्ट प्रूव हो रहा है तो वो किस तरीके से रेलेवेंट है. तो पार्टी क्या बोलेगी? दिस फैक्ट इज रेलेवेंट बिकॉज इट कोरोस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 5-55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और इट कोरोस्पॉन्ड्स टू द चैप्टर रिलेटेड टू रेलेवेंसी. सो द एविडेंस बिकम्स एडमिसिबल. द एविडेंस बिकम्स एडमिसिबल. So the evidence becomes admissible. एविडेंस भी एडमिसिबल हो गया और ये जो फैक्ट है ये भी एडमिसिबल हो गया, रेलेवेंट फैक्ट भी एडमिसिबल हो गया. तो दिस इज व्हाट इज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 136 का फर्स्ट पैराग्राफ. सेक्शन 136 का फर्स्ट पैराग्राफ निकालो, एक बारी पढ़ लेते हैं उसको. प्लीज टेक आउट सेक्शन 136. सेक्शन 136. When either party proposes to give evidence of any fact, the judge may ask, please underline may, the judge may ask the party proposing to give the evidence, please underline in what manner, please underline in what manner, in what manner the alleged fact if proved would be relevant. The judge shall admit, underline karo, shall admit, the judge shall admit the evidence if he thinks that the fact if proved would be relevant and not otherwise. ठीक है, एंड नॉट अदरवाइज को अंडरलाइन करिए. अगर वो रेलेवेंट है तभी वो जज एडमिट करेगा, अदरवाइज नहीं एडमिट नहीं करेगा. तो यहां पे रेलेवेंट फैक्ट भी एडमिसिबल हो रहा है, यहां पे एडमिसिबल, यहां पे एविडेंस. मगर 136 में ना, जब 136 फर्स्ट पैराग्राफ की बात हो रही है ना, सो ये सिर्फ एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस की बात कर रहा है. 136 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, वो एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस की बात कर रहा है, क्योंकि अगर कोई भी रेलेवेंट फैक्ट है वो ऑटोमेटिकली एडमिसिबल है. समझ रहे हो? तो 136 क्लॉज 1 जो है ना, वो रेलेवेंट फैक्ट को एडमिसिबल नहीं करा रहा है, वो एविडेंस को एडमिसिबल करा रहा है. क्योंकि अगर कोई रेलेवेंट फैक्ट है वो ऑटोमेटिकली एडमिसिबल है. स्ट्रिक्टो सेंसो मैंने पढ़ के बताया था ना, स्ट्रिक्टो सेंसो, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, रतनलाल धीरेलाल ने लाइन लिखी है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग all the facts if relevant are admissible. तो रतनलाल ने आज से 100 साल पहले ये कहानी लिख दी है, 100 years पहले लिखी है कहानी. हाँ, इसको ऐसे कह लो कि बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 136 read with the chapter of relevancy, yes, by virtue of section 5 read with 136 the evidence is admissible. जो सेक्शन है ना, लॉ ने डिक्लेयर करा हुआ है चीज कि अगर कोई
जब आप 136 165 का सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हो तो ऑलरेडी ये डिक्लेयर्ड है कि रेलेवेंट फैक्ट है, उसके बेसिस पे ही जजमेंट आना है। बात है, उसी के बेसिस पे जजमेंट आना है। तो ये तो बात क्लियर है कि इस लॉ ने, इस किताब ने रेलेवेंट फैक्ट को रिकॉग्नाइज करा है कि उसी के आधार पर जजमेंट देना है। उन्होंने रिकॉग्नाइज करा हुआ है रेलेवेंट फैक्ट स्ट्रिक्टली आर एडमिसिबल। ये तो डिक्लेयर्ड फैक्ट है। 165 का सेकंड पैराग्राफ डिक्लेयर कर रहा है ये चीज। मगर एविडेंस कोरोस्पॉन्डिंग टू दैट रेलेवेंट फैक्ट, इज देयर एनी प्रोविजन? यस, 136 का फर्स्ट पैराग्राफ जो है ना, वो एविडेंस की बात कर रहा है, फैक्ट की बात नहीं कर रहा है। वो ये कहता है, ये लिख के आना अपने आंसर्स में, कि जब भी 136(1) की बात हो रही है तो वहां पे पार्टी रेलेवेंट फैक्ट प्रपोज नहीं कर रही है। वहां पे द पार्टी इज प्रपोजिंग टू गिव द एविडेंस कोरोस्पॉन्डिंग द रेलेवेंट फैक्ट। लिख लो इसको, मैं डिक्टेट कराता हूं, लिख लो। हाँ, तो निगलेक्ट कैसे हुआ? नहीं, वो मैं 136 का इफेक्ट बता रहा हूं। 136 का जो इफेक्ट है ना, देखो, 136 का इफेक्ट क्या है, जो मैंने आपको हमेशा सिखाया है, मैंने आपको ये बताया है कि 136 क्लॉज 1 है ना, उसमें एडमिसिबिलिटी दो लेवल पे है। मैं आज भी वही बात बता रहा हूं। मगर 136 में डिक्लेयर्ड क्या चीज है? 136(1) में डिक्लेयर्ड है सिर्फ एविडेंस, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। आपने मुझे कागज का टुकड़ा दिया, मैंने कहा शक्ति ये क्यों दे रहे हो आप, इससे क्या रेलेवेंट फैक्ट प्रूव होगा? तो इससे ये रेलेवेंट फैक्ट प्रूव होगा कि द अक्यूज वाज नॉट प्रेजेंट ऑन द सीन ऑफ क्राइम, इट कॉरस्पॉन्ड टू सेक्शन 11। तो मैं आपसे क्या कहूंगा, अच्छा ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट है इसको मैं एडमिसिबल कर रहा हूं, दिस इज एन एविडेंस आई एम एडमिटिंग बिकॉज इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द रेलेवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन 11, बिकॉज ऑफ दैट आई विल बी गिविंग अ डिसीजन। तो ये जो दोनों चीजें ना, ये एडमिट हो रही है ना। मगर 136 में व्हाट इज बीइंग प्रपोज्ड, व्हाट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द कोर्ट, इट इज द एविडेंस दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द कोर्ट। ठीक है, तो जब मैं एडमिसिबिलिटी की बात करता हूं, एडमिसिबिलिटी दो लेवल पे है। मगर फैक्ट ऐसे थोड़ी बोलोगे कि वो वहां पे उपस्थित नहीं था तो कोर्ट उसको एडमिट थोड़ी कर लेगा। जब आप डॉक्यूमेंट दोगे तो कहोगे इससे क्या प्रूव हो रहा है, इससे एलिबाई प्रूव हो रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट एडमिट करेगा और साथ साथ वो रेलेवेंट फैक्ट भी एडमिट कर लेगा। तो ये हो रहा है 136(1) में। तो एडमिसिबिलिटी दो लेवल पे जो मैं कहता हूं ना, इसका पीछे रीजन ये है, 136 क्लॉज 1 में जो पार्टी है ना, वो प्रपोज एविडेंस करती है और उससे एविडेंस भी एडमिट होता है और रेलेवेंट फैक्ट भी एडमिट हो जाता है। So there is a doubt. लॉ इट इज, तभी 136 को हम 165 पैरा 2 के साथ पढ़ रहे हैं। हाँ, वो 136(1) जो है ना, वो एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस की बात करता है। So there is a doubt. हाँ, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस कर सकते हो। अगर 136, अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस कह देना, तो बोध करना। अच्छा, अगर आएगा तो फिर एडहियर टू योर आंसर, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस ही डालना। 136(1) में अगर दोनों ऑप्शन दे रखे हो ना, डीजेएस का पेपर है, तो 136(1) में एविडेंस की बात हो रही है। मगर एडमिसिबिलिटी जो है वो दो लेवल्स पे है, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट। हाँ यश, बोलो क्वेश्चन का आंसर दो, वो सॉरी क्वेश्चन पूछो। Sir, but the fact will be admissible only when the fact is duly proved by the evidence. So यस, then we can say that the fact is admissible. Under 136 para 1, the evidence becomes admissible, but when the fact is duly proved by the evidence, it is only then we can नहीं say नहीं that. नहीं, by giving the cluster of evidences, the particular fact stands proved. Proving something and admitting something are two different things. What you are talking about is proving the thing. What I am talking about is the admissibility of the thing. Admissibility is right kind of कहते हैं ना, I have kept the thing in on my record. What you are saying is कि जब मैं एविडेंस दूंगा उससे कोई फैक्ट प्रूव हो जाएगा तो वो एडमिसिबल नहीं, वो प्रूव हो जाएगा। प्रूविंग समथिंग एंड एडमिटिंग समथिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। Sir, but in the dictation we wrote like this only.
that when the fact will be proved by the evidence, then it becomes admissible. अ, देखो कहने का मतलब है कि जो एविडेंस है ना, उस एविडेंस से एक फैक्ट, जो सेक्शन 136 क्लॉज 1 का जो स्टेज है ना, देखो कंफ्यूज मत हो, कारी कराई मेहनत खराब खराब हो जाएगी। 136 1 जो है ना, वो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ को चेकआउट नहीं कर रहा है यहाँ पे। वो ये देख Sir, रहा है कि जो एविडेंस है, इससे कौन सा फैक्ट प्रूव हो रहा है, उससे कौन सा फैक्ट प्रूव हो रहा है, उससे ये फैक्ट प्रूव हो रहा है। ठीक है। अब जो एडमिसिबिलिटी की बात कर रहे हो ना, देखो मैं समझा देता हूं उसको। आ, ये जो एविडेंस है और 136 1, 136 1, ये जो एविडेंस है इस पर्टिकुलर फैक्ट को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, इस पर्टिकुलर फैक्ट को कोरस्पॉन्ड कर रहा है। इसने क्या किया, इसने एक डॉक्यूमेंट पेश किया, इसने एक डॉक्यूमेंट पेश किया, इससे क्या प्रूव हो रहा है, एलिबाई प्रूव हो रहा है। एलिबाई क्या हो रहा है, प्रूव हो रहा है। अब ये एलिबाई जो है ना, ये ऐसा नहीं कि डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है, वो तो होना ही चाहिए ना। 10 तारीख को इतने बजे मैं वहां पे उपस्थित नहीं था, ये तो फैक्ट हो गया। मगर हाउ कम इट इज अ रेलेवेंट फैक्ट? इट इज रेलेवेंट फैक्ट बिकॉज ऑन दैट टाइम अ मर्डर वॉज कमिटेड। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, सेक्शन 11 इज बीइंग प्रूव्ड, एलिबाई इज बीइंग प्रूव्ड। तो इससे ये एडमिट हो रहा है, इससे ये एडमिट हो रहा है। 136 1 में ये एडमिट नहीं हो रहा है, 136 में ये एडमिट हो रहा है। 136 टॉक्स अबाउट एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, क्योंकि ये तो बाई द डिक्लेरेशन मेड इन द एविडेंस एक्ट इट इज ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड टू बी एडमिटेड। ऑल द फैक्ट्स रेलेवेंट आर एडमिसिबल, all the facts which are relevant are admissible, all the facts which are relevant on the basis of that judgment will be given। 165 का सेकंड पैराग्राफ। तो 136 में जो आप बोल रहे हो ना, वो आप बोल रहे हो द करेक्ट वे, it can be said that whenever the evidence is being proposed, whenever the evidence is being proposed, तो कोर्ट ऐसा नहीं है, कोर्ट ये करेगा कि आंखें मीच के एविडेंस को ले लेगा, नहीं। कोर्ट विल एग्जामिन द एविडेंस, बट ऑफ कोर्स जो डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो होना ही चाहिए यार, ऑब्वियसली। तभी अब इसमें क्या है कि जो भी पार्टी प्रपोज कर रही है एविडेंस, जो भी पार्टी प्रपोज कर रही है एविडेंस, तो डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ नीड्स टू बी कंसीडर्ड। लिख लो चाहो तो ये चीज, 136 क्लॉज 1 में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ नीड्स टू बी कंसीडर्ड। 136 क्लॉज 1 में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ नीड्स टू बी कंसीडर्ड। अगर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ कंसीडर नहीं होगा तो हाउ कम दैट पर्टिकुलर एविडेंस कॉरस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर रेलेवेंट फैक्ट? ठीक है। सो 136 टॉक्स अबाउट एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस, है ना। रेलेवेंट फैक्ट ऑटोमेटिकली गेट्स एडमिटेड, क्योंकि स्ट्रिक्टो सेंसो द फैक्ट विच आर रेलेवेंट आर एडमिटेड। यस, क्लियर है? yes, sir. पक्का क्लियर है? Yes, sir. Sir, actually, lot of things are getting mixed up. वो तो फिर दिमाग में क्या फायदा है उससे? confusion बन रही है। जब तक डाउट क्लियर नहीं करोगे तो मरे मन से तुम हाँ कह रहे हो, Sir, doubt clear हो गया, but actually, मजा नहीं आया। because of RGS and other things, lot of concepts getting mixed up. नहीं, क्लास में कुछ वो है क्या, मतलब अभी तो मैंने तो समझा दिया वाला टॉपिक, समझा दिया कि नहीं? Yes, sir. ये clear हो गया। ठीक है। पॉइंट ये है कि वो जो है ना, वो तो एग्जाम इज ओवर, नाउ बैक टू वर्क। अब वापस आओ काम पे, दोबारा से शुरू करो उसको, ऐसे ही करना है काम। द पॉइंट इज, जो एविडेंस प्रपोज किया जाएगा तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो है वो आप, मगर यहां पे प्रूविंग डिसप्रूविंग नहीं हो रही है, यहां पे सिर्फ ये भी कह सकते हो मार्शलिंग का काम चल रहा है।
ठीक है। सर अगर प्रूविंग Okay. डिस्प्रूविंग नहीं चली तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्यों रिक्वायर्ड है? देखो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ का मतलब ये है, ऑब्वियसली इसको प्रूव करने की बात हो रही है, मगर यहाँ पे जो 136 क्लॉज 1 का जो काम है ना, वो एडमिसिबिलिटी, द क्वेस्ट इज एडमिसिबिलिटी, उसको एडमिसिबल करना है अभी। ठीक है, सिंपल सी बात ये है कि अगर हम एक डॉक्यूमेंट लेके गए हैं तो इट इज अपॉन द कोर्ट, आई हैव प्लेस्ड इट बिफोर द कोर्ट एंड कोर्ट हैज टू एडमिट और टू रिजेक्ट इट। दिस इज दी दिस थिंग, नहीं वंस नहीं इट नहीं नहीं, एडमिट्स इट उसके ऊपर तो फिर सारी बहस होगी, उसके बाद जा करके बहस होती है डिटरमिन। जब आप कोई भी एविडेंस प्रपोज करते हो तो कोर्ट के सामने बिल्कुल बहस हो रही है। कोर्ट आपसे हाँ। कहेगा कि इससे तो कोई रेलिवेंट फैक्ट प्रूव नहीं हो रहा, इससे एलिबाई प्रूव हो ही नहीं रहा है, तो आपका दायित्व है कि आप एलिबाई को प्रूव करिए। हम्म। आप जो जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है, आप बताइए कि ये जो डॉक्यूमेंट है वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है, ये जो बिल है ये वेरीफाइड बिल है। अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग दे दीजिए कि उस टाइम पे मैं वहां पे मौजूद था, टेस्टमनी जो है 2-3 लोगों की, उससे वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एडमिट हो रहा है। तो यहाँ पे जो सेक्शन 136 का क्लॉज 1 है, उससे एविडेंस एडमिट हो रहा है, और रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव, रेलेवेंट फैक्ट को एडमिसिबल होने की बात है ना, वो आपका इनहेरेंट है, वो आपके लॉ में इनहेरेंट है वो चीज कि इफ अ फैक्ट इज रेलेवेंट इट इज एडमिसिबल, क्योंकि जजमेंट उसी के बेसिस पे आएगा। 136 फिर से पढ़ो। व्हेन ईदर पार्टी प्रपोजेस टू गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट, when either party proposes to give evidence of any fact, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, the alleged fact, if proved, would be relevant. The alleged fact, if proved, would be relevant. The judge shall admit the evidence. The judge shall admit the evidence if he thinks that the fact, if proved, would be relevant and not otherwise. ठीक है। सो 136 में क्या है, 136 में स्टेजेस देखो क्या हो रहा है। 136 क्लॉज 1 में पहला, ईदर पार्टी हैज प्रपोज्ड टू प्रोड्यूस एन एविडेंस, तो जज में आस्क हाउ दिस फैक्ट, if proved, how this fact if proved would be relevant। तो उस पे क्या होगा, उस पे जो प्रेजेंटर है आपका, जो डॉक्यूमेंट ये जो प्रेजेंट कर रहा है, वो क्या कहेगा, बाय दिस एविडेंस alibi is proved and alibi is a relevant fact under section 11, so this evidence gets admitted, this evidence gets admitted। मतलब बेसिकली alibi, कोर्ट विल टेक इट ऑन रिकॉर्ड। yes, admissibility का मतलब ये भी कह सकते हो ऑन रिकॉर्ड। alibi, it is already on record by virtue of your law, any fact which is relevant stricto sensu is admissible, any fact which is relevant is stricto sensu admissible। so this is how, this is the process which is provided by section 136 clause 1। सर देखो, थोड़ा सा एक्सटेंशन इसका, नाउ व्हेन दिस एक मिनट रुको, डॉक्यूमेंट पहले मुझे बोलने दो। अब 136(1) जो है ना, ऐसे तो नहीं होता सर, किसी और तरीके से हो सकता है, तो उसके लिए आंसर आपको 135 में दे रखा है, 135 में दे रखा है। हो सकता है कोर्ट आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछे, आपसे मेमो भरवा ले, आपसे मेमो भरवा ले, जैसे साउथ इंडिया में होता है, मेमो भरवा ले कि भाई ऐसा है, ये जो फैक्ट है इससे कौन सा चीज, कौन सा फैक्ट प्रूव हो रहा है, तो आपने लिखा और उसके साथ साथ तो जो जो आपका ऑर्डर लिया ना, पहले वो चेक कर लेगा सारा, और फिर उसके बाद अपना रिपोर्ट बना के वो जज साहब के पास जाएगा, इसलिए मैटर बड़ी जल्दी 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 सॉल्व होते हैं वहां पे। ठीक है, तो वो मेमो पे कर लेगा। सेक्शन 135 देखो क्या कहता है, in order, the order in which the witness are produced and examined shall be regulated by law, and the practice for the time being related to civil and criminal procedure respectively, and the practice for the time being relating to civil and criminal proceeding respectively, in the absence of any such law by the discretion of the court। ठीक है, सो प्रोसीजर से रिलेटेड लॉ जो है ना, जो कोर्ट है वो अपने डिस्क्रिप्शन को अप्लाई कर सकता है। तो 135 में ऑटोमेटिकली ये चीज कवर की हुई है। 136(1) में होगा क्या, 136(1) में तुम एविडेंस प्रपोज करोगे
और वो एविडेंस एडमिसिबल होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि किस रेलेवेंट फैक्ट को वो कॉरस्पॉन्ड करता है। ठीक है, कोर्ट आपसे पूछेगा इस एविडेंस से कौन सा फैक्ट प्रूव हो रहा है, तो आप कहोगे इससे ये फैक्ट प्रूव हो रहा है। तो क्या ये फैक्ट रेलेवेंट है? लेट मी सी सर, ये फैक्ट रेलेवेंट है बिकॉज इट कॉरस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 5 से 55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इफ द आंसर इज यस, एविडेंस इज एडमिटेड बिकॉज 5 से 55 में जो भी चीज होगी वो रेलेवेंट होगी ही होगी, वो एडमिसिबल होगी ही होगी। ठीक है, अब आरुषि क्वेश्चन पूछो। सर इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है। नाउ वंस आई प्लेस, मतलब ये प्रैक्टिकल है, वंस आई प्लेस द डॉक्यूमेंट बिफोर द कोर्ट, कोर्ट टेक्स द डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड। Now that does not mean कि the fact which is mentioned in that particular document is in itself admitted or proved. It is now subject to the cross examination by both the parties. One party has to prove it and the other has to disprove it. ये अंडरस्टैंडिंग ठीक है? क्या मतलब? एक बार फिर से पूछो, समझ नहीं आया। हाँ बताते हैं। जो हाँ। ये एविडेंस है यहाँ पे, जो कोर्ट इज टेकिंग ऑन रिकॉर्ड इन जनरल पैलेंस, ओके। सो हमने कुछ भी अगर एट मतलब लाइक अक्रॉस द बेंच अगर हमने कुछ भी प्लेस किया है, सो कोर्ट एडमिट्स इट। अच्छा ठीक है, फाइल में रख लेते हैं, दिस इज नाउ डॉक्यूमेंट नंबर सो एंड सो, डॉक्यूमेंट हैज बीन मार्क्ड। नाउ वंस the party proposing it exhibits it, yeah, and the other party denies it, so one has to prove and the other has to disprove it. It ठीक is that at that stage when this is actually deemed to be admitted in like practice sense. नहीं, एडमिसिबिलिटी जो है ना वो प्रूविंग और डिस्प्रूविंग के केस में नहीं है अभी। जो आप कह रहे हो ना, वो कहने का मतलब वो ट्रायल के टाइम की बात कर रहे हो आप। ठीक है। हाँ जी। हाँ। ठीक है, तो ये भी एक पर्सपेक्टिव जो है ना वो ये है, देखो ये सारी चीजें ना ट्रायल के टाइम पे होनी है। आप जो आप जो डिस्कस कर रहे हो ना, बिल्कुल ऐसा ही होना है, मगर मैं एक साइड की बात कर रहा हूं अभी, आप जो है ना दूसरों साइड की बात कर रहे हो। मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि एक पार्टी है, उस पार्टी ने एक एविडेंस पेश किया और वो जो एविडेंस है एक रेलेवेंट फैक्ट को कॉरस्पॉन्ड करता है, जिसकी वजह से ये एविडेंस क्या होता है, एडमिट हो जाता है। ठीक है। आपने क्या बोला, आपने भी बिल्कुल सेम बात बोली है, मगर आपने दोनों पार्टीज के एविडेंसेस को, दोनों पार्टीज के, तो प्रोसिक्यूशन स्टोरी है, उसने एक एविडेंस पेश किया जिससे एक रेलेवेंट फैक्ट प्रूव हो रहा है, ये भी एडमिट हो गया, ये भी एडमिट हो गया। आपने क्या किया, डिफेंस काउंसिल है, डिफेंस काउंसिल ने एक एविडेंस पेश किया, एविडेंस पेश किया जिससे ये जो रेलेवेंट फैक्ट है, जिससे रेलेवेंट फैक्ट है वन, वो डिस्प्रूव होना है, रेलेवेंट फैक्ट जो है वो डिस्प्रूव होना है। तो ये जो एविडेंस है ये एडमिसिबल है, ये एविडेंस एडमिसिबल है, क्योंकि बिल्कुल सेम बात है। तो आपने जो बोला है ना, दोनों साइड्स को कंसीडर करा है, तो पॉइंट यही है कि रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करने की बात हो रही है, डिस्प्रूव करने की बात है, वो कोर्ट उसको कंसीडर करेगा ही करेगा। फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग अ फैक्ट यू कैन डिस्प्रूव सम फैक्ट, तो प्रूविंग और डिस्प्रूविंग गोज हैंड इन हैंड। ठीक है। 136 का पैरा 2 निकालो, 136 पैरा 2, इफ द फैक्ट प्रपोज टू बी प्रूव्ड इज वन of which the evidence is admissible only upon the proof of some other fact, such last mentioned fact may be proved before the evidence is given of the first fact mentioned, unless the party undertakes to give the proof of such fact and the court is satisfied with such undertaking. ठीक है, please write down, please underline the first last line, court has to satisfy with the undertaking। इसका मतलब ये है, for the purpose of making any fact admissible, you have to prove another fact। For the purpose of making any fact admissible, evidence is admissible only upon the proof of some other fact। ठीक है। सो पार्टी ने जो एडमिसिबल, पार्टी ने जो प्रपोज किया है ना एविडेंस, इसका किया है, पार्टी ने एविडेंस जो दिया है वो इस फैक्ट का दिया है, इस फैक्ट को एडमिसिबल कराना है। मगर ये फैक्ट एडमिसिबल कब हो सकता है,
It depends upon the proof of another fact. जैसे ये जो व्यक्ति है ना, he made a dying declaration. This is a dying declaration. ठीक है, I have to admit, sorry, the court has to admit a document has been presented to the court and this is a dying declaration. तो कोर्ट कहेगा पहले ये तो प्रूव करो कि उसकी डेथ हो गई है, प्रूव इट दैट ही इज डेड. सेक्शन 107 108 में लीगल डेथ की बात हो रही है, 107 108 में लीगल डेथ की बात हो रही है ना, तो ये सिद्ध करो कि उसकी मृत्यु हो चुकी है. बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो तुमने तो डॉक्यूमेंट पेश कर दिया, ये डाइंग डिक्लेरेशन है, मगर कोर्ट ने कहा ये तो सिद्ध करो. तो आप क्या करिए, एक अंडरटेकिंग दे दीजिए, अंडरटेकिंग दे दीजिए कि सर ये आप एडमिट कर लो, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ना जो मैं पेश किया है डाइंग डिक्लेरेशन, ये आप एडमिट कर लीजिए, इसको प्रूव मैं बाद में कर दूंगा. द प्रूविंग ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्ट कैन बी डेफर्ड टू सम अदर डेट, टू सम अदर टाइम. सो विद रेस्पेक्ट टू दैट ही कैन राइट एन अंडरटेकिंग, ही कैन गिव एन अंडरटेकिंग. ठीक है, अब ये जो अंडरटेकिंग है इंपॉर्टेंट ये है, दिस इज अप टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट. दैट ही विल प्रूव इट, ही विल प्रूव इट, है ना. वो डेफरिंग जो हो रही है ना, वो उसकी उसकी जिस तरह से उसने एजर्ट किया है, तो वो कहेगा ठीक है तुम प्रूव कर देना. ये समझ लो जेन्युइननेस है. ही विल बी एबल टू प्रूव इट. नहीं नहीं, अंडरटेकिंग का मतलब ये है कि दैट इज ही विल, ही हैज द इंटेंशन. यस, ही हैज द इंटेंशन, इंटेंशन वाले पार्ट की अंडरटेकिंग देगा वो. ये वाला पॉइंट समझ में आया. फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एनी फैक्ट एडमिसिबल यू हैव टू प्रूव सम अदर फैक्ट. तो इसमें से किसका एविडेंस दिया जा रहा है, इसका, इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए एविडेंस दिया जा रहा है ना. तो कोर्ट ने कहा कि, समझ नहीं आया, मैं फिर से बताता हूं. एक फैक्ट है, उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए पार्टी ने क्या दिया, एविडेंस दिया. पार्टी ने एविडेंस दिया. सबसे पहले कोर्ट में पार्टी एविडेंस देगा और कहेगा कि एविडेंस ले लीजिए कोर्ट से. तो कोर्ट क्या बोलेगा, इससे कौन सा रेलेवेंट फैक्ट प्रूव हो रहा है. 136(1) तो ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा. तो वो कहेगा सर एक रेलेवेंट फैक्ट प्रूव होगा जो 5 से 55 के बीच में आता है. वो रेलेवेंट फैक्ट है, वो 5 से 55 के बीच में आता है. ठीक है. नाउ ये जो फैक्ट है ना, ये तभी एडमिसिबल होगा अगर कोई और फैक्ट है जो इससे एसोसिएटेड है वो प्रूव हो जाए. दैट इज फैक्ट 2. अगर फैक्ट 2 प्रूव नहीं हुआ तो ये फैक्ट प्रूव हो ही नहीं सकता कभी. ये फैक्ट कभी एडमिसिबल हो ही नहीं सकता. एग्जाम्पल डाइंग डिक्लेरेशन, एग्जाम्पल है डाइंग डिक्लेरेशन. तो हमने एविडेंस पेश किया, एविडेंस का 32 क्लॉज 1 है ना, जो नए लॉ में सेक्शन 26 हो गया है. तो ये 32 क्लॉज 1 में हमने एविडेंस दिया कि सर ये एविडेंस ले लो आप. तो कोर्ट ने बोला ये डॉक्यूमेंट जो तुम दे रहे हो ये क्या है, सर ये डाइंग डिक्लेरेशन है. अच्छा, 32 क्लॉज 1 में है, ठीक है, रेलेवेंट फैक्ट है, एडमिसिबल कर लूंगा मैं, मगर ये तो प्रूव करो कि वो डेड हो चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव दैट द पर्सन इज डेड. तो इससे रिलेटेड मेरे पास अभी एविडेंस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अंडरटेकिंग लिख दूंगा कोर्ट के आगे. आई विल गिव एन अंडरटेकिंग, I will give an undertaking that I will prove it later on. I will prove it later on. Please write down. Para 2 requires section 136 para 2. Para 1 के बारे में सब पता है. Para 1 मैंने डिक्टेट भी कराया हुआ है, फर्स्ट क्लास में कराया था, है ना. Para 2 requires that the alleged fact. Para 2 requires that the alleged fact on which the evidence is proposed. Para 2 requires that the alleged fact on which the evidence is proposed to be given. Para 2 requires that the alleged fact on which the evidence is proposed to be given is one fact.
Para 2 requires that the alleged fact on which the evidence is proposed to be given is one fact. However, the admissibility on the evidence of that fact, would depend upon the proof of some other fact. Would depend upon the proof of some other fact. Would depend upon the proof of some other fact for which the evidence is not produced. Proposed. For which the evidence is not proposed. For which the evidence is not proposed. For which the evidence is not proposed. Full stop. The party has a prima facie duty. The party has a prima facie duty to prove the other fact first. The party has a prima facie duty to prove the other fact first before proving the proposed fact. The party has a prima facie duty to prove the other fact first before proving the proposed fact. Else an undertaking also can be given. Else an undertaking also can be given. Else an undertaking also can be given. ठीक है, सेक्शन 136 क्लॉज 2 पैरा 2 का जो इलस्ट्रेशन है वो ए देखो, इलस्ट्रेशन ए. It is proposed to prove a statement about a relevant fact by a person alleged to be dead. Which statement is relevant under section 32? The fact that the person is dead must be proved by the person proposing to prove the statement before evidence is given of the statement. ठीक है, सो बिल्कुल सेम इलस्ट्रेशन है जो मैंने डिस्कस करी है क्लास में. इलस्ट्रेशन ए, इलस्ट्रेशन बी भी बिल्कुल सेम है. इलस्ट्रेशन बी भी बिल्कुल सेम है. ए और बी बिल्कुल डायरेक्ट इलस्ट्रेशंस आती है एग्जाम में. ठीक है, नाउ पैरा 3 देखिए क्या कहता है. पैरा 3, if the relevancy of one alleged fact depends upon another alleged fact, if the relevancy of one alleged fact depends upon another alleged fact being first proved, the judge may in his discretion either permit evidence of the first fact to be given before the second fact is proved, or require the evidence of the second fact before the evidence is given of the first fact. ठीक है, ये भी ऐसा ही है कि दो फैक्ट्स है जो दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है. तो कोर्ट आपसे ये कह सकता है कि सेकंड फैक्ट पहले प्रूव कर दो या फर्स्ट फैक्ट प्रूव करो. उससे रिलेटेड भी अंडरटेकिंग हो सकती है. ठीक है, इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन है सी एंड डी. इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन है सी एंड डी. इलस्ट्रेशन डी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन डी. इट इज प्रपोज टू प्रूव अ फैक्ट ए which is said to have been the cause or effect of the fact in issue. Which is said to be the cause and effect of fact in issue. There are several intermediate facts B, C and D which may be shown to exist before the fact A can be regarded as the cause or effect of the fact in issue. The court may either permit A to be proved before B, C, D or may require B, C, D before permitting the proof of A. ठीक है, इलस्ट्रेशन सी, इलस्ट्रेशन सी, इलस्ट्रेशन सी को डी का भी इलस्ट्रेशन बोल सकते हो. इलस्ट्रेशन सी कैन ऑल्सो बी रिगार्डेड एज द इलस्ट्रेशन ऑफ डी. ठीक है, ए इज अक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी knowing it to be stolen. It is proposed to prove that he denied the possession of the property. He denied the possession of the property. It is proposed to prove that he denied the possession of the property. The relevancy of the denial depends upon the identity of the property. The relevancy of the denial depends upon the identity of the property. मतलब उसने मना किया, क्यों? क्योंकि ये चोरी की प्रॉपर्टी है, मुझे नहीं रखना भाई. ठीक है, तो उसने मना किया
डिपेंड्स अपॉन द आइडेंटिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। तो दो फैक्ट्स हैं, दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। उसने मना किया क्योंकि ये प्रॉपर्टी चोरी की है, तो अगर ये चोरी की नहीं होती तो तूने मना क्यों किया? तो दोनों फैक्ट्स एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं। देखो आगे, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, ठीक है, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन either require the property to be identified before the denial of the possession is proved or permit the denial to be proved before the property is identified। ठीक है, now write down one statement that para 2 में there is no discretion, para 3 में there is a discretion, para 2 में there is no discretion, para 3 में there is a discretion, because in para 3 there are two independent facts, independent interrelated facts, there are two interrelated facts, there are two interrelated facts, and those facts are to be independently proved, those facts are to be independently proved। Admissibility of one does not depends upon the admissibility of another, admissibility of one does not depends upon the admissibility of another, admissibility of one depends upon the admissibility of one does not depends upon the admissibility of another। So there are two interrelated facts. There are two interrelated facts, but these interrelated facts are to be proved independently। The admissibility of one does not depends upon the admissibility of another, sorry, the proving of one fact does not depends upon the admissibility of another। इंटररिलेटेड है, ठीक है, देखो बताता हूं। It's not a game, it's a rich